Hello everyone, this is Ethane, guys. Let's start May-June 2021, variance 21. Ethane dioic acid has a relative molecular mass of 90. Ethane dioic acid से related एक basic information कि पहली बात ये कि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है बिकॉज इसमें दो COH ग्रुप है, ठीक है। और आपकी याद दिलाने के लिए ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, और क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कर लेता है। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन what is mean by the term relative molecular mass? That's you have done in O levels, I believe. तो ये डेफिनेशन हो जाएगी the mass of a molecule which is relative to 1/12 the mass of an atom of carbon 12. Okay. State the empirical formula of ethane dioic acid. और सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो आपके पास इथेन डाइक एसिड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है गाइस। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके पास H2C2O4। अगर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैं हाफ कर दूं तो एम्पिरिकल मुझे मिलेगा half of molecular formula is empirical formula। तो अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOH में, isn't it? So hydrogen 1, oxygen 2, carbon 1, so it's going to be COH. Okay. Now the next is calculate how many atoms of carbon are present in 0.18 gram of ethane dioic acid. Show your work. Okay. So it's 3 marks का part. इसका मतलब minimum 3 steps तो होने चाहिए. First step is basically the MR of ethane dioic acid, which is, I believe, ethane dioic acid, which I believe is 90 because COH का mass होता है 45, and since we have 2 COH in this formula, so वो 90 हो जाएगा हमारे पास। Okay. Now by using this MR, मैं moles of acid calculate कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 0.18 divided by 90। मेरे पास 0.18 divided by 90 से आंसर आएगा I believe 2 into 10 to the power minus 3 moles. Okay. Now, examiner is asking about how many atoms of carbon are present in this. So हम सब जानते हैं कि आपके पास इथेन डायोइक एसिड का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपके पास कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है, isn't it? तो अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है। अगर आपके पास लेट सपोज ये हैं 2 into 10 to the power minus 3 moles, सो बताइए ये कितने होंगे? तो यहां से आ जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन एटम ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी 4 into 10 to the power minus 3 मोल्स। ओके, हम सब जानते हैं कि 1 मोल में हमारे पास कितने एटम्स होते हैं? 6.02 times 10 to the power 23 atoms
सो अगर हमारे पास इस वक्त 4 इंटू 10⁻³ मोल्स हैं, तो कितने एटम्स होंगे इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, सो ये हो जाएंगे हमारे पास 2.408 into 10⁻21 atoms. Okay, I hope it makes sense to you. I hope आपको बात समझ में आई हो कि हमने किस तरह से ये किया है पूरा का पूरा। तो ये आपको मैं राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिख सकता हूँ 2.41 into 10⁻21. Okay. All right. Let's move on to the next part of the question. Solid ethane dioic acid reacts with aqueous calcium ion, okay, to make a precipitate of calcium ethane dioate. Calcium ethane dioate breaks down when heated to form calcium oxide, carbon dioxide and carbon monoxide. Basically एग्जामिनर ने आपको रिएक्टेंट दिया है और एग्जामिनर ने साथ में आपको प्रोडक्ट्स भी दे दी, तो ऑब्वियसली वो आपसे इक्वेशन बनवाएंगे। तो इन द फर्स्ट पार्ट कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। मैंने कहा था कि इक्वेशन बनवाएंगे टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ दिस when heated include state symbols. Okay, state symbols बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आपने, ठीक है। तो हमारे पास है जनाब कैल्शियम C2O4, it is converting into calcium oxide, it is converting into carbon dioxide, it is converting into carbon monoxide. Now we need to balance the equation. So I think it is already balanced. One calcium, 2 carbon. So we have 2 carbon, we have 4 oxygen, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4 oxygen, so it's balanced. Okay, but it's state symbols. Okay, तो ये solid है क्योंकि एग्जामिनर ने मुझसे कहा था कि ये solid है हमारे पास, ये लिखा हुआ, ठीक है। और हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, जानते हैं कि मोनोऑक्साइड गैस होती है, हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होती है एट रूम टेम्परेचर। ओके, आइडेंटिफाई the type of reaction which occurs when calcium ethane dioate is heated. Obviously आप हीट कर रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं और वो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। Identify another compound containing calcium ion which will also produce carbon dioxide and calcium oxide when it is heated. Obviously calcium carbonate. Okay, मैं याद करवा दूं, वैसे तो आंसर मैंने दे दिया, बट कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम आयन है और जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस आर बोथ डायटोमिक मॉलिक्यूल। मैंने पहले भी समझाया डायटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। ओके, ये भी 2 एटम्स पे कंसिस्ट कर रहा है, ये भी 2 एटम्स पे कंसिस्ट कर रहा है। द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन केमिकल बॉन्डिंग। मैंने भी आपको ये चीज पूरी समझाई है कि हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो आप नोट करें, इसमें से एक डेटिव बॉन्ड बन रहा है और ये जो डेटिव बॉन्ड बन रहा है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के डोनेट होने की वजह से बन रहा है। ओके, और यही बात एक्सप्लेनेशन में भी दी है हमने क्लास में आपको। स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस इन द वे द एटम्स इन अ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर कंपेयर्ड टू द एटम इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो आप सब जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उस पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो दोनों की सिमिलैरिटी तो आपको पता चल गई कि बोथ ऑफ देम कंटेन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिमिलैरिटी क्या है, बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल have same number of bonds. एक और भी similarity, also contains same number of electrons. Isoelectronic molecules है। Isoelectronic का मतलब होता है same number of electrons. Okay, contains same number of electrons. But difference क्या है,
डिफरेंस बहुत ऑब्वियस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन वन डेटिव बॉन्ड, नाइट्रोजन डजंट हैव इट. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड contain one dative bond. Okay. और मैंने भी कहा था कि ये बनता कैसे है, ऑक्सीजन के लोन पेयर का डोनेट करने की वजह से. तो लिख लीजिए ये बात भी, contain one dative bond which is formed when one lone pair of oxygen is used. Okay. The table states the electron negativity values of carbon, nitrogen, and oxygen atoms. Use the electron negativity values and relevant details of the data booklet to complete the table below. Since it's an old question, इसलिए डेटा बुकलेट की बात कर रहा है. अब जो आपको पेपर मिलेगा उसमें डेटा बुकलेट नहीं मिलेगी, बट यस हर क्वेश्चन के साथ जो रेलेवेंट डेटा होगा वो जरूर मिलेगा आपको. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल. बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज वी हैव 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल, तो वो 14 इलेक्ट्रॉन्स उठेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14. मैंने अभी कहा था कि दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते थे, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. सो अगर आपने क्लास में किया है ये, वी हैव डन दिस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दोनों को ऐड करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो बोथ ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ओके. ये नॉन पोलर है तो जाहिर सी बात है इसमें टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी या इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस होंगी. सो temporary induced dipole force, and obviously oxygen is more electronegative element, इसलिए ये पोलर होगा. इसमें permanent dipole forces होंगी. permanent dipole forces. Okay. Nitrogen is less reactive than carbon monoxide, even though nitrogen has a lower bond energy than carbon monoxide. Suggest why carbon monoxide is more reactive than nitrogen. So carbon monoxide का bond polar होता है, उसमें permanent dipole forces होते हैं. Okay. Because carbon monoxide is a polar molecule and it has permanent dipole forces. Okay. In the next part, both carbon monoxide and nitrogen are gases at room temperature and pressure. They both behave like ideal gas under certain conditions. State the 2 conditions necessary for these 2 gases to approach ideal behavior. High pressure और low temperature के ऊपर gases kinetic molecular theory के postulate से deviate कर जाती हैं, meaning वो अपने ideal behavior से deviate कर जाती हैं. तो अगर मुझे ideal behavior को follow करना है तो obviously उसके लिए जरूरी है कि जो लो टेम्परेचर है मैं उसको हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दूं और जो हाई प्रेशर है उसमें लो प्रेशर में कन्वर्ट कर दूं. एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन आल्सो इन द क्लास इन स्टेट्स ऑफ मैटर. तो हमसे वो पूछ रहे हैं कैटेगोरिकली कि 2 कंडीशंस बताओ जिससे ये दोनों गैसेस आइडियल बिहेवियर फॉलो करें. तो पहली कंडीशन होगी हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर यूज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, रैंडम मोशन बढ़ेगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीकन हो जाएंगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगी. और जब
फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाती हैं, इसका मतलब वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट नहीं करती, वो अपने आइडियल बिहेवियर को फॉलो कर रही होती है। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इसी तरह से आपके पास है लो प्रेशर। हम सब जानते हैं कि अगर प्रेशर हाई होगा तो गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, इस तरह से वो अपने आइडियल बिहेवियर को अप्रोच नहीं कर सकेंगे, उससे डेविएट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं प्रेशर लो कर दूं तो जाहिर सी बात है गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड नहीं हो रहे, वो एक दूसरे से दूर हैं तो फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं। फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब वो अपने आइडियल बिहेवियर को फॉलो कर रहा होगा, ओके, डेविएशन नहीं करेगा वो। आई होप हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, बट वो आपसे 1 मार्क के लिए पूछ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं है, बता दी आपको। ठीक है, explain why nitrogen behaves more like an ideal gas than carbon monoxide does at 20 degrees Celsius and 101 kilopascal. Okay. Okay. देखो, पहली तो बात ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पोलर है, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। सही है, ऑलराइट। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हम्म 2 मार्क्स के लिए करना है तो बेटा पहला तो ये बता सकते हैं हम कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर, so it has permanent dipole forces, while nitrogen is non-polar. सही है। So it has temporary induced dipole forces. This is the first thing. और इसमें सेकंड मार्किंग पॉइंट कह सकते हैं कि एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। वॉल्यूम of nitrogen is almost negligible. ठीक है, most negligible than carbon monoxide. Okay, now the next is calculate the amount in moles of pure nitrogen gas which occupies 100 cm cube at 101 kilopascal and 20 degrees Celsius. Use relevant information from the data booklet, show your working. Assume nitrogen behaves as an ideal gas. Okay, so मुझसे एक्चुअली अमाउंट इन मोल्स पूछ रहे हैं नाइट्रोजन गैस का, और मुझे वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। इसका मतलब मैं पहले तो कन्वर्जन कर लूँ। मैं सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ। मैं 20 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करूंगा तो यहाँ से मुझे 293 हो जाएगा। 23 293 या 293 है केल्विन। फिर प्रेशर जो है वो मेरे पास 101 किलोपास्कल है, इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं कि 1 किलोपास्कल इक्वल्स टू 1000 पास्कल, तो 101 into 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 101,000 पास्कल। ओके, फिर उसके बाद आपके पास है वॉल्यूम दिया हुआ है इन्होंने 100 cm क्यूब, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मैं याद करवा दूं, मैंने पहले भी बताया पेपर सॉल्व करते हुए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 to the power -6 मीटर क्यूब। तो मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लूंगा इस तरह से।
now I need to find out the moles, and for that I will use general gas equation PV equals to nRT. मुझे यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा PV अपॉन RT. ठीक है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है 101,000. वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू डेटा बुकलेट में फिक्स होती है. डेटा बुकलेट अब नहीं मिलेगी, टेबल मिलेगा. टेबल में वैल्यू गिवन होती है R की. ठीक है, तो 8.31 होती है. टेम्परेचर हमारे पास है 293 केल्विन. सो हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन करके आंसर हमारा आएगा hold on 101,000 into 100 exponent -6. ये हो गया जनाब मेरे पास 10.1 divided by 8.31 into 293. ये हो जाएगा 2434.83. ये हो जाएगा 10.1 divided by answer is going to be 4.18 148 into 10 to the power -3 moles. ठीक है, सो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ यहाँ पर 4.15 into 10 to the power -3 moles. That's the end of question number 2. Let's move on to the next question. Sodium halide salts react with concentrated sulfuric acid at room temperature. Write an equation to represent the reaction of NaCl with concentrated sulfuric acid. ओके, तो ये आपके पास है NaCl. आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाइए. ओहो, आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाइए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास सोडियम सल्फेट NaCl. सिंस वी हैव 2 सोडियम, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाइए. सिंस वी हैव 2 क्लोरीन, तो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे. फिर वो कह रहे हैं नेम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, तो हम इसको एसिड बेस भी कह सकते हैं, बिकॉज इन दिस केस H2SO4 is acting as an acid. Acid base reaction. आप ये भी तो कह सकते हैं कि एक लो वोलेटाइल एसिड से एक हाई वोलेटाइल एसिड मिल रहा है, यानी एक्चुअली आप HCl को डिस्प्लेस कर रहे हो, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, now the next is sodium iodide reacts with concentrated sulfuric acid at room temperature to form steamy fumes. Identify the chemical responsible for the steamy fumes. जब आप concentrated sulfuric acid से रिएक्शन करते हैं NaI को, तो आपके पास 2 रिएक्शंस होते हैं बेसिकली. फर्स्ट रिएक्शन में एज एन एसिड बेस रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और इसके बनते हैं मिस्टी फ्यूम्स. तो हम ये लिख देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड. उसने आइडेंटिफाई कहा है, तो आप फॉर्मूला भी दे सकते हैं. ओके, और नाम भी दे सकते हैं. फिर वो आपसे कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्राइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंटिन्यूस. अच्छा जी, मैं अब कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ. ये है HI और ये कंटिन्यू हो रहा है सल्फ्यूर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है. तो अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको आयोडीन में. खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा H2S गैस में विच हैज अ रॉटन एग स्मेल, और साथ में वाटर बनेगा. ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए, और 8 into यहाँ पर भी 4 लिखिए. ओके, तो मुझसे वो पूछ रहे हैं including a dark gray solid, identify the chemical responsible for the dark gray solid. Dark gray solid obviously iodine का होगा. Okay, other product
तो अदर प्रोडक्ट जो है वो H2S भी हो सकती है और वाटर भी हो सकता है, तो आप दोनों लिखोगे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स नहीं बोला उसने, प्रोडक्ट बोला है, तो आप H2S भी लिख सकते हो, वाटर भी लिख सकते हो। बहरहाल मैं दोनों लिख के दे रहा हूँ, मुझे अपना आंसर सिक्योर करना है, ठीक है। Explain the differences in observations at room temperature when sodium hydride reacts with concentrated sulfuric acid compared to those for sodium chloride. तो बेटा जब आप रिएक्शन करते हैं देखिए यहाँ पर concentrated H2SO4 is acting as an oxidizing agent, इसलिए आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में ऐसा नहीं है, सही है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 is oxidizing iodide into iodine. Why? Because iodide ions are stronger reducing agent. ठीक है, while chloride is a weaker reducing agent so concentrated H2SO4 cannot oxidize chloride into chlorine. Okay. Next, complete the equation for the reaction of bromide with excess concentrated H2SO4 at room temperature. अच्छा जी, चले मैं पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये है ब्रोमाइड आइंस, ये है H प्लस प्लस H2SO4, तो H2SO4 ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। यहाँ पर कितने ब्रोमीन है? 2, तो मैं यहाँ पर 2 अप्लाई करूंगा, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास? 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने मेरे पास? 2, तो इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन वी नीड टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल, तो मैं यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, ब्रोमीन 2 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन बैलेंस। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स हियर? 4। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स हियर? 2, तो 4 बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा 2। नाउ हाउ मच चार्ज हियर? 2 प्लस, एंड हाउ मच चार्ज हियर? 2 माइनस, सो ये 2 माइनस और 2 प्लस एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर भी ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। सो मैं अब इसको बैलेंस कर देता हूँ कुछ इस तरह से कि मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, और मेरे पास ब्रोमीन बनेगी, मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और मेरे पास यहाँ पर वाटर बनेगा। बेटा ये सारे रिएक्शंस हमने ग्रुप 17 में आपको बहुत अच्छे से करवाए एक्सप्लेनेशंस के साथ। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। That's the end of question number 3. Let's move on to the question number 4. Aqueous bromine reacts with methanoic acid to form hydrogen bromide carbon dioxide gas. Okay. The table shows the oxidation number of bromine and carbon in the species involved in this reaction. Identify the oxidizing agent in this reaction. Obviously, bromine is the oxidizing agent. Okay. Because all halogens are oxidizing agent. यही हमने पढ़ाया है आपको। Explain your reasoning with reference to oxidation number. Okay. पहली बात, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन की 0, वेयरएज यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो 0 से -1 हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, सही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो, तो ब्रोमीन अंडरगोस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज रिडक्शन, व्हिच इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके,
सो ब्रोमीन जो है वो 0 से -1 हो रहा है। सो ब्रोमीन changes its oxidation state from 0 to -1, hence it is acting as an oxidizing agent. Okay. Next is suggest one change you would observe ignoring temperature changes when bromine reacts with methanoic acid. Okay. Okay. यहाँ पर one change you would observe, observation मांग रहे हैं वो मुझसे, ignoring temperature when bromine reacts with, okay. देखो ये भी कलरलेस होता है आपके पास, ये भी कलरलेस होता है आपके पास, और ये भी कलरलेस होता है आपके पास, लेकिन आप जानते हैं कि एक्वस ब्रोमीन जो है उसका कलर रेड, ब्राउन या ऑरेंज होता है। ओके, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली ब्रोमीन का जो कलर है ना वो डीकलराइज हो जाएगा। दैट इज द वन ऑब्जर्वेशन जिसको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। सो मैं बोलूंगा कलर changes from red brown, जिसको हम ऑरेंज भी कहते हैं, to colorless. Okay. Next, this reaction can be followed by measuring the concentration of bromine present in the mixture at regular time interval. Obviously, concentration of bromine जो है वो आपका dependent variable होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, why are you so dependent? तो why are you so dependent का मतलब dependent variable has to be on the y axis, concentration has to be on the y axis because it is dependent, whereas time जो है आपके पास वो independent variable है। ठीक है, बिकॉज सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज use the graph to calculate the average rate of reaction at 20 degrees Celsius during the first 600 seconds. State the unit of this rate of reaction. अच्छा, मैं rate of reaction आपको पढ़ा चुका हूँ और मैंने पढ़ा है कि rate equals to change in concentration over time taken. ओके, तो टाइम तो एग्जामिनर ने मुझे बता दिया 600 सेकेंड्स। ओके, टाइम तो मुझे एग्जामिनर ने बता दिया 600 सेकेंड्स, तो मैंने यहाँ लिख लिया 600 सेकेंड्स, लेकिन मुझे चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना है। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल, राइट? तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ये आपका इनिशियल हो गया और यहाँ आपका एंड हो रहा है, इसका मतलब ये आपका फाइनल हो गया। तो इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। राइट, ओके। सो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है भाई? अगर आप नोट करें, ये 4, 8, 12, 16, 20, तो ये 12 आ रहा है, राइट? 12 आ रहा है। अच्छा, एक और बात, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस कि यार यहाँ लिखा हुआ है 10 to the power 5। ये 10 to the power 5 लिखा तो है, लेकिन याद रखिएगा कि ये एक्चुअली बहुत कम वैल्यू होगी। ये लिखने का स्टाइल है। क्यों? जरा देखें एग्जामिनर क्या कह रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप जरा नोट कीजिएगा। आपके पास है 20 × 10 to the power 5, है ना? अगर मैं इसको स्केल डाउन करूं
तो बेसिकली ये 10⁻⁻5 होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 20। तो ये जो 20 लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 10⁻5 है और ये 10⁻⁻5 है, तो प्रैक्टिकली -5 होगा, 10⁻5 नहीं होगा। ये तो स्केल डाउन करने के लिए यूज किया गया है। सो नेचुरली वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है ना, ये याद रखना है। स्केल डाउन करने के लिए उससे यूज किया है ताकि तुम्हारे पास ये होल सिंपल वैल्यू आ जाए, ये नंबर तुम्हारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ओके, तो हम इसको 10⁵ नहीं लेंगे, हम प्रैक्टिकली इसको क्या ले रहे होंगे 10⁻⁻5। ओके, सो ये मेरे पास हो गया 100 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया मेरे पास 12 इंटू 10⁻⁻5। तो मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी 100 into 10⁻⁻5 minus 12 into 10⁻⁻5, so I can find the average rate now. Okay, so हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। Average rate equals to 100 into 10⁻⁻5 minus 12 into 10⁻⁻5 divided by oh my goodness, divided by 600. Let me solve this. 100 exponent minus 5 minus 12 exponent minus 5 divided by 600, so it's going to be 1.466 1.4666 into 10⁻⁻6। ओके, आप सब जानते हैं कि भाई यूनिट क्या है कंसंट्रेशन की, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम की यूनिट हमने क्या ली हुई है, सेकंड। तो यूनिट हो जाएगी हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स, राइट, या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, और वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.46666। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको राउंड ऑफ करके 1.47 लिख सकता हूँ इंटू 10⁻⁻6। I hope it makes sense. Next is, so next हमारे पास the experiment is repeated at a temperature of 40 degrees Celsius. This relatively small increase in temperature produces a large increase in reaction rate. Sketch a graph on the same axis to show the expected results when repeating this experiment at 40 degrees Celsius. जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ओके, सो रेट भी बढ़ेगा फिर। सो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ओके, काफी सही बनाया था मैं, ये स्टीपर कर्व बनेगा काफी। Not an accurate thing. Hold this. ओके, स्टीपर बनेगा। Yes, this right. Okay. My diagram is really bad, guys. Oh, this one is absolutely right. So finally, मैंने बना दिया। So याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है गाइस, सो हाई टेम्परेचर होता है तो ऑब्वियसली हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ऑब्वियसली हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को CF से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शॉर्ट करके, है ना, जगह नहीं है। हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी तो हायर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और जब हायर रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली कर्व जो है वो लेस मोर स्टीपर होगा। Okay, now the next part is
the rate of reaction increases when the frequency of successful collision between reactant particles increases. Explain why an increase in temperature produces this effect. मैंने आपसे कहा था कि जब भी एग्जामिनर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें और टेम्परेचर की बात करें, ऑब्वियसली उसमें आप बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इंक्लूड करोगे, उसका एक पॉइंट होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases the kinetic energy. So more molecules have energy equal to or greater than activation energy. So this increases the collision frequency increases the rate of reaction. Okay. Next is complete the dot and cross diagram showing outer electrons only to show the bonding in methanoic acid. Methanoic acid. तो कुछ बेसिक चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। कार्बन ग्रुप 4 का एलिमेंट है, I mean 14. So it has 4 valence electron. 4 valence electron. So कार्बन के 4 valence electrons होने चाहिए और मैं कार्बन के 4 valence electrons को रिप्रेजेंट कर लेता हूं क्रॉस से, डॉट से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो ये मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक और चीज, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है, which means it has 6 valence electrons और इन 6 valence electrons को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट, डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ये 1 2 3 6 इस ऑक्सीजन की भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, this one is 6 and hydrogen has how many electrons? Hydrogen has only 1 electron, तो मैं उस 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस वन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये भी कौन सा होगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। आई होप यू गेट द पॉइंट। सही है, तो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और भी दो, ये तो याद रखना ही रखना है क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी याद रखना है कि कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड भी होता है और सिंगल बॉन्ड भी होता है। आई मीन यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ मेथानिक एसिड व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। ये था ना स्ट्रक्चर हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डबल बॉन्ड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैंने ये यूज किया। ठीक है, that's the end of question number 4. Let's move on to the question number 5. ये कह रहे हैं आपसे naphtha is a mixture which contains only hydrocarbon molecules. What is meant by the term hydrocarbon? Hydrocarbon consists of carbon and hydrogen only. Okay,
Hydrocarbon is basically consist of carbon and hydrogen only. Compounds consist of carbon and hydrogen only. Okay. Now the next is name the raw material that is used to produce a sample of naphtha. भाई naphtha का अगर मैंने sample produce करना है तो obviously कौन सा रॉ मटेरियल होगा? naphtha मिलता किससे है? क्रूड ऑयल से मिलता है ना यार, तो हम लिखेंगे क्रूड ऑयल. जितने भी क्रूड ऑयल में इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, जिसमें से एक naphtha भी होता है. ठीक है. Now the next is compound V is found in naphtha. It has a molecular formula C10H22. When V is heated at high pressure in the absence of air, an equal number of moles of propene and W are made. W is a compound made of straight chain saturated molecule. तो प्रोपीन के साथ एक एल्केन है, ये कंफर्म कर दिया मैंने आपको. W is a compound made of straight chain saturated molecule. Saturated molecule है, इसका मतलब एल्केन होगा. और एक प्रोपीन है, तो एक एल्कीन है आपके पास और एक एल्केन है. तो अगर आप एक कंपाउंड को दैट इज वी हाई प्रेशर लें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर लें, तो वो कन्वर्ट हो रहा है इथीन में, प्रोपीन में और एक एल्केन में. सही है, ये याद रखिएगा, ये इथीन भी बना रहे हैं. तो आपको फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं डिफरेंट, यानी आप एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर रहे हो शॉर्ट चेन और यूजफुल हाइड्रोकार्बन में. सो नेम द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब दिस रिएक्शन इज बेसिकली क्रैकिंग. ओके, वो कह रहे हैं डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ W, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर बिलो. ओके, चलो पहले तो हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हो क्या रहा है. C10H22, इसमें से एक आपको इथीन मिली और आपको प्रोपीन भी मिली. सही है. और वो कह रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल. व्हाट्स लेफ्ट नाउ भाई? 3 + 2. तीन दो 5, यहाँ 10 है, तो ये C5H12 होगा. ये देखिए, ये 6 है और ये 4 है. 6 + 4 कितना हो गया? 10. 10 × 12 कितना होता है? 22. सही है, तो ये बनेगा आपके पास W. ओके, ये W है क्योंकि ये एल्केन है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. वो आपसे स्ट्रक्चर कह रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर बना देते हैं. CH3 CH2 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 and then CH3. ओके. फिर वो आपसे कह रहे हैं propene is separated from the mixture and heated in air in the presence of a catalyst. Propene is oxidized to X, which contain 2 functional groups. Okay, propene is separated from the mixture and heated in effervescence is seen when sodium carbonate is added to X. That indicates कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका मतलब X contain COOH group. Okay,
वो कह रहे हैं आपसे आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एक्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, तो हम लिखेंगे COH ग्रुप। फिर वो आपसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई अ रिएजेंट व्हिच कुड बी यूज्ड टू शो दैट एक्स कंटेन अ डबल बॉन्ड इंक्लूड रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली मैं एक्वस ब्रोमीन के साथ उसको रिएक्शन कराऊंगा, एक्वस ब्रोमीन डीक्लोराइज हो जाएगी। तो मैं रिएजेंट क्या यूज करूंगा, एक्वस ब्रोमीन। और ऑब्जर्वेशन क्या होगी ऑब्वियसली यहाँ पर रेड ब्राउन, जिसको और क्या कहते हैं हम, ऑरेंज टू कलरलेस, ठीक है। X reacts with another reagent to form Y. Molecule of Y reacts together to form addition polymer Z. Okay. The diagram shows the repeating unit of polymer Z. देखो X के अंदर मैंने और आपने ये डिसाइड किया अभी मिलके कि इसमें एक COH ग्रुप है, ठीक है ना। X में COH ग्रुप है। और आप नोट करें ये जो पॉलीमर बना है इसमें हमने सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो NaOH से रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से वो इस सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब Y जो है वो आपका NaOH है। वो कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर Y। अच्छा, मैं इसको एक मरतबा और कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो आपको बात समझाने में और आपको क्लिक हो, ठीक है ना, कि भाई किस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर रिड्यूस किया मोनोमर का। तो मैं दिस इज सच अ बिग 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 ओके, देखिएगा मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अलर्ट रहना। सबसे पहली तो बात ये कि आप ब्रैकेट रिमूव करो यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। आप जानते हैं कि ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन है, ये यहाँ से रिमूव करोगे आप तो ऑब्वियसली इधर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, सही है। और जाहिर सी बात है ये भी बॉन्ड कंटिन्यूएशन थी ना आपकी, इसको भी रिमूव करोगे आप, ये आपका मोनोमर हो गया, सही है। सो आप इसको उठा के लिख दीजिए, एज इट इज कॉपी कर दीजिए यहाँ, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस टू यू कि हमने ये बनाया कैसे है। In the next E part, polymer Z is useful because it absorbs large amount of water because of hydrogen bonding. However, there are problems associated with the disposal of products containing polymer Z, क्योंकि addition polymer है, alkene से बना है, इसका मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, इसलिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो पॉलीमर Z की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। Combustion is not an appropriate method to dispose pure Z because process releases harmful gases, right? Some of these gases contributes to enhanced greenhouse effect, that is carbon dioxide. Identify a gas released during the combustion of Z which contributes to enhanced greenhouse effect. Obviously, beta, carbon dioxide. Okay. Now the next part is identify another gas which could be produced during the combustion of pure Z. Describe a consequence other than enhanced greenhouse effect if releases into the atmosphere. तो भाई आपके पास होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस होती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को रोक देती है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन रुक जाती है बिकॉज इट इज अ टॉक्सिक गैस, पॉइजनस गैस। Combines with hemoglobin, so it renders the transportation of oxygen. It renders the transportation of oxygen. Now let's move on to the next question. That's a huge paper, lengthy paper. We have six questions in this paper. My goodness. Propene.
reacts with water in the presence of an acid catalyst to form an alcohol with molecular formula this. Name this type of reaction. Electrophilic addition reaction. Why electrophilic addition? Because all alkenes undergoes electrophilic addition reaction. Okay. Name the catalyst used and state the conditions needed for this reaction to occur. Catalyst phosphoric acid. हमने क्लास में करवाया था ये रिएक्शन और हमने कंडीशन दी थी 300 डिग्री सेल्सियस एंड 60 to 70 atm प्रेशर. ठीक है. Complete the table to show the number of sigma bond and pi bond present in propene and this compound. Okay, propene की बात कर लेते हैं सबसे पहले. C3H6 प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 डबल बॉन्ड एक होना चाहिए. वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन एटम से. ओके, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सिग्मा बॉन्ड हो गए. और मैंने कहा था कि जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा एक पाई होता है. तो ये एक और सिग्मा हो गया. तो 8 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा. राइट. अब अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोपेनॉल में कन्वर्ट होगा. राइट. तो हम प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं CH3. और अगर मैं मार्कोनी कोफ रूल अप्लाई करके स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये बनेगा. ठीक है. इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है. इसका मतलब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है. इट मींस यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा आपको. नंबर 1. नंबर 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 वेट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके फाइन. उप्स, इधर चेक कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 11 सिग्मा बॉन्ड. ओके. वो कह रहे हैं क्वेश्चन में द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन with water occurs in a two-step mechanism. In step 1, propene reacts with the acid catalyst to form a carbocation. बिल्कुल सही बात है, carbocation बनता है. Draw structures to identify the more stable and less stable carbocation which can form in step 1. Explain your answer, guys. ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मार्कोनी कोफ रूल से रिलेटेड है. सो हमारे पास जगह कम है बट हम समझा सकते हैं आपको. नो इशू. पहली पॉसिबिलिटी तो ये है मेरे पास प्रोपीन की कि जो पाई बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम, मैं उसको इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर दूं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन हो तो हम उसको प्राइमरी कार्बोकैटायन कहते हैं. तो दिस विल गिव यू 1 डिग्री कार्बोकैटायन. ओके. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बॉन्ड के ब्रेक होने की? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. बॉन्ड आप इस CH2 के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए. Because of that, CH becomes negatively charged, whereas CH becomes positively charged. आप जानते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन हो तो वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, isn't it? तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है. वो आपसे पूछ रहे हैं मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल. तो आप जानते हैं 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री. तो बेटा मैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन को इस तरह से लिख दूं CH3 CH plus CH3. ओके. और लेस स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन विच इज CH3 CH. होल्ड. CH3
CH2 and then CH2 plus। अब एक और क्वेश्चन ध्यान में आ रहा होगा कि यार सर आपने यहाँ पर इसको अपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये CH2 माइनस था तो ये CH3 कैसे हो गया? तो भैया हम स्टीम से रिएक्शन करवा रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन आयन इस CH2 के साथ रिएक्शन करेगा और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई रिपीट, दिस CH2 माइनस reacts with this hydrogen ion will turn to CH3. Similarly, this CH minus reacts with hydrogen ion to give CH2. Okay, तो हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करवा के फिर मैंने लिखा है मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल। एक्सप्लेनेशन, अब मोर स्टेबल क्यों है? अच्छा जी, तो हमने आपको बताया कि भाई इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है तो इसमें भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो दिस हैज स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देन दिस, व्हिच इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन दिस। सो हम यहाँ लिखेंगे 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation because in 2 degree carbocation two electron donating alkyl groups have stronger positive inductive effect. So this stabilizes the the carbocation by neutralizing its positive charge. Okay, next, name the major organic product formed from the reaction of propene with the steam। तो बेटा हम लिखेंगे propane to ol। आप यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, एग्जामिनर उसको भी करेक्ट कंसिडर कर लेगा, मार्क्स दे देगा, बट मेरी नजर में ज्यादा बेस्ट प्रोपेन टू ओल है क्योंकि सिस्टमैटिक नेम है। 2 bromopropane reacts to form propene। Okay, hydrogen bromide and water under standard a certain condition। Name this type of reaction। elimination। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन जब भी बनता है उसको कहते हैं एलिमिनेशन। Okay, describe the reagent and conditions needed to favor this reaction। elimination always takes place in the presence of ethanolic NaOH or ethanolic KOH। so मैं यहाँ पर लिखूंगा ethanol in the presence of NaOH। condition क्या होगी? heat। ठीक है, that's the end of question, that's the end of the paper as well। thank you very much guys।